दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम शब्द क्या इस देश में एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया है जिसके आगे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की कोई जरूरत कोई मायने नहीं रखती है। राजनीतिक तौर पर जैसे ही आप हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हर कोई भूल जाता है कि इस देश में 2 जून की रोटी मुहैया करा पाना भी मुश्किल हो चला है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द आता है, वैसे ही आप बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते हैं। आपको स्वतंत्र मीडिया भी नहीं चाहिए, आपको जुडिशरी यानी कोर्ट भी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, हर वो चीज, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, जो भी जरूरत जिस देश की होती है और उसकी परिस्थितियों के साथ इस देश को आगे बढ़ना है, वो सारी सोच एक साथ धराशायी हो जाती है क्योंकि सामने हिंदू और मुस्लिम शब्द आकर खड़े हो गए। तो क्या भारत को लेकर जो भी नैरेटिव्स महात्मा गांधी के दौर से, या कहें महात्मा गांधी के आश्रय ही भारत की विचारधारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जानी जाती रही, अब वो बदल चुकी है? या फिर भारत में एक बड़ा सिविलाइजेशन चेंज आ चुका है? यह सिविलाइजेशन चेंज हिंदू मुस्लिम शब्द कहें या फिर कहें रिलीजन के आइडिया के आगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई आइडिया नहीं है कि उसके आगे वो कैसे निकल पाए। इसके ठीक उलट, जो भी राजनीतिक तौर पर विपक्ष की सत्ता को संभालते हुए सत्ता में आने का प्रयास करता है, वह भी धर्म की चादर ओढ़ना चाहता है। उसे भी मंदिर जाना पड़ता है, उसे भी जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है, और कुल मिलाके जो बेसिक जरूरत किसी भी देश की होती है, वो सारे सवाल गौण हो जाते हैं। आज इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो एक मोटी लकीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची, उस लकीर के इस पार या उस पार जब आप खड़े होइएगा तो आपको एक वक्त के लिए लौट चलना होगा 1947, 15 अगस्त 1947। विभाजन कहें या देश की आजादी के जश्न में डूबा हुआ संसद कहें, लेकिन महात्मा गांधी यहां नहीं थे बल्कि कलकत्ता में थे। और जब देश में दंगे हो रहे थे, वो नोआखली की गलियों में घूम रहे थे, हिंदू मुस्लिम में एक तरह से एकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारी परिस्थितियां बदल गई है। ना जनता के साथ नेताओं के सरोकार है, ना कोई मलहम लगाने वाला है, ना प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में सोचने वाला है, बल्कि हिंदू मुस्लिम शब्द आते ही भारत पूरी तरीके से अपने आप को राजनीतिक तौर पर बंटने और बांटने की परिस्थिति में लाकर राजनीतिक जनादेश देने की स्थिति में आ चुका है। और यह जनादेश पश्चिम बंगाल का 2 मई को आप देखेंगे भी। लेकिन इसी के अक्स तले कई बड़े सवाल हैं और हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के तौर तरीके को डिकोड करने की स्थिति बहुत जरूरी है, जो आपको समझना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि अगर आप एक पूरी फेरिस्त को देखें, किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज इस देश में जो भी पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आया, उस पॉलिटिकल आइडिया की इतनी जल्दी मौत क्यों हो जाती है। और राजनीतिक तौर पर जीत मिल जाए लेकिन आइडियाज की मौत हो जाती है। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे, याद कीजिए अन्ना हजारे का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो टाइम मैगजीन ने निकाला था कि उनके आइडियाज शायद भारत को गांधी की विचारधारा से जोड़ते हुए आने वाले वक्त में एक नई दिशा में ले जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अन्ना हजारे को लेकर शायद देश के भीतर के 10 इडियट्स भी कुछ कहने की स्थिति में ना रहेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद याद कीजिए बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, मौजूदा वक्त में राकेश टिकैत, ये सारे अपने अपने वक्त के नायक हैं। लेकिन इस नायकी के पीछे जो संवाद है राजनीतिक तौर पर, क्या वह आरएसएस का रहा है, बीजेपी का रहा है, मोदी सत्ता का रहा है? वो कौन सी वजह थी जिसमें अन्ना आंदोलन सफल होते चला जा रहा था और इस देश के भीतर में करप्शन को लेकर लोगों के भीतर आक्रोश था? हालांकि उसके बाद चुनाव में अरविंद केजरीवाल चुनाव जरी जीत गए, लेकिन जरा उनके भी तौर तरीके को समझिएगा तो वह भी तौर तरीके पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की लीक पर चलने वाले ही थे। नरेंद्र मोदी के पोस्टर देश भर में चस्पा थे तो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दिल्ली भर में चस्पा थे। प्रचार प्रसार कुछ उसी तरीके का था। लेकिन उसको आगे बढ़ाने की सोच और उनको ढहाने की सोच का मतलब यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के सारे पावर अगर एलजी के हाथ में दे दिए गए तो फिर आप चुनाव जीतकर भी क्या कर लेंगे। इसी तरीके से एक वक्त बाबा रामदेव को याद कीजिए, उनको सफल बनाने के पीछे कौन खड़ा था, और वो सफल भी हुए और इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ भी आगे बढ़ते चले गए।
नीतीश कुमार को सफल बनाने के पीछे और उनको ताकत देने के लिए मोदी की सत्ता किस तरीके से रही, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार बीजेपी के आगे रेंगते नजर आते हैं। आइडियाज की मौत कैसे होती है, संघर्ष की मौत कैसे होती है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स इस देश में ना आ पाए उसकी मौत कैसे होती है, यह सफर चलते चलते एक नया आइडिया किसान आंदोलन के तौर पर भी इसी देश में उभरा है। किसान आंदोलन तो इस देश में एक माइलस्टोन के तौर पर अपने आप को डेवलप कर सकता है, लेकिन फिर ध्यान दीजिए, जो आंदोलन की शुरुआत थी उसमें हरियाणा और पंजाब के नेताओं और उनके अनुभव की जो जरूरतें थी वो सारी चीजें शिफ्ट राकेश टिकैत की तरफ हो गई। और आज की तारीख में राकेश टिकैत का होना ही आंदोलन की पहचान है और चेहरा है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो हमने अन्ना हजारे का हाल देखा, जो केजरीवाल का हाल देखा, जो बाबा रामदेव का हाल देखा, जो नीतीश कुमार का हाल देखा, वही हाल किसान आंदोलन में हो सकता है, राकेश टिकैत के साथ भी आपको नजर आ सकता है। यह स्थिति के ठीक समानांतर हमें लगता है कि जब आप हिंदू मुस्लिम यानी धर्म के प्रयोग, वह भी राजनीतिक प्रयोग की दिशा में जाते हैं, तो इस देश के भीतर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सा नेता है जो यह सोचे कि दरअसल धर्म के आइडिया को, जिसे नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रयोग खुले तौर पर इतने तेवर और तीखे तरीके से किया कि वहां के वो पूरे थ्रेड टूटते चले गए और लोगों के भीतर यह स्थिति आ गई कि उनका नायक नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी का जिक्र नहीं है कहीं पर। इसके ठीक स्थिति में एक चीज और समझिए, हम लोग किससे आस लगाए रहते हैं और उनका योगदान भारत की राजनीति में क्या है। अगर इसको आप पलटना शुरू करेंगे तो आपके जहन में एक शून्यता आ जाएगी। राजनीतिक तौर पर एक ऐसा वैक्यूम है भारत के भीतर में कि आप किससे आस लगाए हुए हैं। आप लालू यादव के बेटे तेजस्वी से आस लगाए हुए हैं। लालू यादव का एक योगदान था, तेजस्वी का क्या योगदान है यह भी एक सवाल है। आप मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव से आस लगाए हुए हैं, या ये लोग कुछ भी करते हैं तो लगता है कुछ तो हो जाएगा, या फिर बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से आप आस लगाए हुए हैं। बाल ठाकरे का संघर्ष हो, मुलायम सिंह यादव का संघर्ष हो, लालू यादव का संघर्ष हो, या फिर शिबू सोरेन का संघर्ष हो, उनके भी बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरा सा परिवर्तन इस देश के भीतर में लगता है कि गंगा यहीं से निकलेगी? तो देश क्या इतना असहाय हो चला है? और विडंबना इस देश की यह हो चली है कि धार्मिक तौर पर जो राजनीतिक प्रयोग मोदी सत्ता कर रही है, उसने जब चाहा जिसे चाहा और आरएसएस के सहयोग के जरिए जिसे जिस रूप में उठाया और कुछ वक्त के बाद उसे ढा दिया, तो वो पूरे आइडियाज ही ध्वस्त होते चले गए। क्योंकि मौजूदा वक्त को लेकर कुछ सवाल आपके जहन में होने चाहिए, खासतौर से डेमोक्रेसी का सवाल। डेमोक्रेसी के सवाल में आपके सामने जैसे ही डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स का जिक्र होगा, पहला पिलर तो मीडिया ही होगा, क्योंकि मीडिया सरकार से निष्पक्ष तौर पर और बिना डरे सवाल पूछ सकता है। लेकिन स्थिति क्या है भारत की मीडिया को लेकर? इंटरनेशनल इंडेक्स में 180 देशों में भारत का नंबर 142 है और भारत में माना जाता है कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। दूसरी स्थिति न्यायपालिका की, जुडिशरी की आती है, और यह माना जाता है कि वो संविधान का रक्षक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में 128 देशों में भारत की जुडिशरी का नंबर 69 नंबर पर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी या जुडिशरी से होने वाले फैसलों की परिस्थिति को भी अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में जगह शुरू में नहीं मिलती है और 69 पर मिलती है, जबकि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत है। तीसरी स्थिति में आइएगा तो लेजिस्लेशन का नाम आएगा, उसमें एमपी एमएलएस का जिक्र आएगा, जिसका काम है कि दरअसल वो अकाउंटेबल रहे अपने वोटर को लेकर। क्या लेकिन क्या मौजूदा वक्त में किसी भी एमपी या किसी भी एमएलए की कोई हैसियत बच पा रही है? इतना ही नहीं, बीजेपी तो वह पार्टी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे ज्यादा एमएलएज और एमपी को खरीदा या अपने साथ किया और शिफ्ट करा लिया अपनी पार्टी के भीतर में। यह स्थिति भारत के भीतर एमपी एमएलएस को लेकर है। और चौथा जो है वह सरकार यानी एग्जीक्यूटिव है, कि जनता के एजेंडे को जिसे लागू करने का काम है वह सरकार के एजेंडे पर ही काम करेगी, और सरकार का एजेंडा उस लकीर को खींच रहा है जो पूरे तरीके से रिलीजियस ताने बाने के आश्रय ही चलती है। मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम देशों को देखिए जो धर्म के आश्रय चले, उनकी स्थिति क्या हो गई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत के भीतर के जो थ्रेड थे वह थ्रेड प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के थे, सबको साथ लेकर चलने के थे।
लेकिन आज की तारीख में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रधानमंत्री का भाषण अगर ध्यान दीजिए जो दिया जा रहा था, कल ही भाषण दिया जा रहा था, उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ममता बनर्जी के गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमें लगता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत को जो सरोकार और शांति चाहिए, और भारत जो अपनी पहचान महात्मा गांधी से जोड़कर चलता रहा है, वो सारी चीजें अब दफन हो चली है। हमें लगता है यहां पर एक जिक्र आपसे जरूर करना चाहिए कि यह सोच कैसे किस रूप में आई और महात्मा गांधी का हम जिक्र आपसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए, खिलाफत आंदोलन का विरोध हेडगेवार ने और आरएसएस ने खुलकर किया था। 1917 में तुर्की के जो खलीफा थे उनको गद्दी छीन ली गई, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने किया और हेडगेवार ने इसे कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर बताया। फिर उसके बाद याद कीजिए 1926 में जब आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई, तो हत्यारे अब्दुल राशिद के पक्ष में महात्मा गांधी खड़े हो गए और इसका खुले तौर पर आरएसएस ने विरोध भी किया था। लेकिन सवाल यह है कि महात्मा गांधी उस वक्त क्या सोच रहे थे और आरएसएस उस वक्त क्या सोच रही थी। वह आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम एनालिसिस करते हैं तो आरएसएस को लग रहा था कि हिंदुत्व को एक साथ खड़ा करना है और उसमें मुस्लिमों की जगह नहीं है। महात्मा गांधी सोच रहे थे कि आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाकर खड़ा करना है, क्योंकि जैसे ही आप स्वामी श्रद्धानंद का जिक्र करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद दरअसल 1917 तक जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तब तक उनका नाम जो था वो महात्मा मुंशी राम के तौर पर वो जाना जाते थे, और उसके बाद संन्यास ले लिया तो स्वामी श्रद्धानंद हो गए। और याद कीजिए 1919 में जलियांवाला कांड जब हुआ, उसके बाद जलियांवाला में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का कोई नेता वहां जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त स्वामी श्रद्धानंद पहुंचे, उन्होंने अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन की अगुवाई की, और इतना ही नहीं, जब रॉलेट एक्ट भारत में लगाया गया तो स्वामी श्रद्धानंद भी आंदोलन में उतरे और स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की अध्यक्षता भी की। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि स्वामी श्रद्धानंद को लेकर जो नजरिया महात्मा गांधी का रहा वह आरएसएस का नहीं था। संघ ने स्वामी श्रद्धानंद को हिंदुत्व के दायरे में देखा और महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष में हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की दृष्टि से स्वामी श्रद्धानंद को देखा। और इसकी एक घटना और महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद अकेले ऐसे हिंदू सन्यासी रहे जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए जामा मस्जिद से भाषण दिया, बकायदा वेद मंत्रों के साथ वैदिक धर्म को लेकर हिंदू मुस्लिम को एक साथ देश की आजादी के संघर्ष में आने को कहा। अब सवाल यह है कि उस वक्त महात्मा गांधी के जो तौर तरीके थे उसमें देश के भीतर में एक शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसावादी सोच के साथ लोगों को संघर्ष करने की एक ताकत मिलती थी। मौजूदा वक्त में धर्म की पीठ पर सवार होकर एक आक्रोश है, गुस्सा है और हिंसा का एक रूप निकल कर आ गया है। यह भारत की स्थिति के साथ पहले कभी नहीं रहा, और पश्चिम बंगाल का चुनाव शायद इसीलिए भारत के भीतर में जो सिविलाइजेशन चेंज है उसका एक प्रतीक बन जाएगा 2 मई को रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि यह सिविलाइजेशन चेंज भारत के भीतर में महात्मा गांधी को दफन कर चुका है और महात्मा गांधी की परिस्थितियों से नए सिरे से आगे भारत को मथा जा रहा है। और यहीं पर सवाल है कि जो भी नेता या जो भी पॉलिटिकल पार्टी विकल्प के तौर पर सोचते हैं वो क्या सोच पा रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही सोच पा रहे हैं कि चुनाव लड़ना और हो सकता है जीत जाए। अब आप कल्पना कीजिए, असम में जो एआईडीएफ है उसके जो विधायक बन जाएंगे, जो एआईडीएफ मानकर चल रही है और उसे लग रहा है कि शायद खरीद फरोख्त होगी, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जयपुर भेज दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, उन्हें लग रहा है कि खरीद फरोख्त ना होगी तो हो जाएगी। लेकिन क्या भारत की राजनीतिक सत्ता जब दुनिया के सामने इतनी ताकतवर है तो क्या असम के चुनाव परिणाम को लेकर भी कुछ सवाल है क्या, और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी कुछ सवाल अब बचेंगे क्या? क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसमें अगर वाकई सिविलाइजेशन चेंज भारत के भीतर हो चला है और जिन जिन नेताओं का उदय एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव या पॉलिटिकल न्यू आइडिया के साथ हुआ, देखिए तो उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। वो जिक्र हम कर चुके हैं, अन्ना हजारे है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार और लालू यादव का भी साथ आना, वह भी एक राजनीतिक प्रयोग था।
लेकिन उसको 2 साल के भीतर में वहां की सत्ता ने धरा, 2 साल भी कहां लगा, उससे कम में धराशायी कर दिया, बीजेपी के स्वरूप में आ गए। और आज की स्थिति क्या है? यानी हम लोग जहां भी जरा सा चेंज होते हैं, मान लेते हैं शायद इसके जरिए कुछ हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल के चुनाव का मैसेज राष्ट्रीय तौर पर है कि भारत, अब वह भारत क्यों नहीं बच पा रहा है जिस भारत को लेकर महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, भारत की आजादी का संघर्ष हुआ। इसमें कांग्रेस अगर यह कहती है कि वह भी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को लेकर चलती थी, तो यह समझना होगा कांग्रेस ने भी अपने राजनीतिक संघर्ष में जहां जहां नरेंद्र मोदी को काउंटर करने की कोशिश की, वहां वहां उसने रिलीजन को ही अपनाने की कोशिश की। राहुल गांधी भी धर्म के आश्रय या धर्म को काउंटर करने के लिए उस फिलॉसफी को नहीं ला पाए जो भारत की फिलॉसफी थी, उस सोच को नहीं ले पाए, उस आइडिया को नहीं डेवलप कर पाए जो भारत की राजनीतिक तौर तरीके को मोदी के रिलीजन के विजन से आगे ले जाए। शायद इसीलिए भारत के भीतर में आज ना तो आपको रोजगार का सवाल इस राजनीति के आगे टिकता है, ना 2 जून की रोटी का सवाल टिकता है, ना शिक्षा का सवाल टिकता है, ना हेल्थ सेक्टर का सवाल टिकता है, ना यूनिवर्सिटीज की जो हालत है उसको देख लीजिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हालत है वहां पर हायर एजुकेशन किस रूप में हो रहा है, ना वो सवाल वहां पर टिकता है। बैंक्स की हालत कितनी जर्जर होती चली जा रही है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया गया यह सोच के कि भारत अपने तौर पर आत्मनिर्भर होगा, उसे भी अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट्स को बेचे जा रहे हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं भी धर्म की राजनीति के आगे मायने नहीं रखते हैं। और अगर धर्म की राजनीति ऐसी हावी हो चली है, और दुनिया के बीच में भारत की स्थिति क्या है, अगर आप देखिएगा इनकम रैंक में भारत 193 देशों में भारत की रैंकिंग 148 की है। भूख में दुनिया के 107 देशों में भारत की रैंकिंग 94 नंबर पर है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यह हर कोई जानता है कि भारत के भीतर बीते 45-47 सालों में सबसे बुरी स्थिति से भारत गुजर रहा है। यह हर कोई जानता है कि यहां पर जो पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली कहीं पर होती है तो भारत में ही होती है। यानी हर दृष्टि और हर सोच के साथ तो इसका एक मतलब यह है कि कौन कब किसके साथ खड़ा है, और राजनीतिक सत्ता अगर अपनी ताकत के साथ, चाहे वो धर्म के आइडिया के साथ बड़ी होती चली जा रही है, तो फिर आप यह भी सिर्फ कयास ही लगा पाएंगे कि आज जो विरोध कर रहा है वो विरोध करने वाला कल सत्ता के साथ तो नहीं होगा, या जो जीत रही सत्ता है उसके साथ तो खड़ा नहीं होगा। यहां सवाल मुकुल राय या शुभेंदु अधिकारी का नहीं है। अगर ध्यान दीजिए तो मुंबई में देखिए, परमवीर जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उनको काउंटर करने के लिए एक न्यूज चैनल ने सीधे सीधे उनको शिवसेना का गुर्गा बताया। परमवीर धीरे धीरे शिवसेना को ही काउंटर करने लगे और शिवसेना को कहना पड़ा यह तो सत्ता को डगमगाने के लिए परमवीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो परमवीर कहां पर थे? या अनिल वाजे जो वसूली करने निकले थे, वह किसके साथ खड़े हैं? यही सवाल धीरे धीरे हर के साथ खड़ा होगा। यानी कोई चुनाव में किसी का रणनीतिकार होगा तो उसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे, कौन कहां पर किस रूप में है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आइडिया इस देश में बच नहीं पा रहा है। और कोई पॉलिटिकल आइडिया इसलिए नहीं बच पा रहा है कि जिनके हाथों में पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की है, उनका कोई संघर्ष और समझ उस राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक जमीन को लेकर रहा ही नहीं। वो विरासत को ढो रहे हैं, और विरासत को ढोते ढोते कैसी परिस्थिति में आकर खड़े हुए जहां पर उनकी बार्गेनिंग पावर धीरे धीरे खत्म हो गई, वह कम होते होते खत्म हो गई। तो अब इस देश में कौन सा आइडिया होगा? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि किसान आंदोलन। जब हम आपसे राकेश टिकैत का जिक्र कर रहे थे तो एक सवाल और समझिए, इस देश में किसान ही है जो इस देश की पार्लियामेंट के पैरेलल में इस देश के भीतर आंदोलन और इस देश में गांधीवादी सोच के तरीकों को राजनीतिक तौर पर खड़ा कर सकता है। लेकिन किसान आंदोलन बंगाल क्यों गया? किसान आंदोलन उन राज्यों में क्या क्यों गया जहां पर चुनाव हो रहे हैं? और अगर किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिल गई तो क्या यह किसान आंदोलन की सफलता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सिर्फ सफल हो जाना है? या फिर आज की तारीख में जो भी किसान आंदोलन से जुड़े नेता जहां भी जाते हैं वहां भीड़ जमा हो जाती है, तो क्या वो भीड़ की मौजूदगी उस आंदोलन की सफलता है, या लोगों के भीतर एक वैक्यूम है? उस वैक्यूम को भरने के लिए लोगों के भीतर का जो आक्रोश है वह उनको इसी से आस लगाए हुए है कि इसी परिस्थिति में रहना जीना। अब यहां पर सवाल है, अगर स्टेट
की ताकत यह सोचेगी कि आज इसको ध्वस्त कर देना है, कोई भी XYZ, तो फिर क्या होगा? ये हमने फिर वो कतार आपके सामने रख दी। एक तरफ ऐसे हैं जो विरासत को ढोते हुए राजनीतिक सत्ता संभालने को आतुर हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रयोग करने वालों को किस रूप में किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया और कैसे किसकी ताकत छीनी, वह भी एक लंबी कतार है। यानी किसान आंदोलन भारत का शायद वो आखिरी आंदोलन है मौजूदा वक्त में जिसने अगर यह नहीं समझा कि अपने आंदोलन के जरिए वह भारत की पार्लियामेंट के पैरेलल में इस देश के जनतंत्र की सत्ता को मजबूती के साथ यह कहकर खड़ा कर दे कि उसे संसद की नहीं, इस देश की राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों की नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़े होकर एक पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल पॉलिटिकल सिस्टम और एक आत्मनिर्भरता की सोच के साथ शायद वह देसी तरीके से आत्मनिर्भरता, चाहे वो आपको बार्टर सिस्टम पे क्यों ना ले जाए, जहां पर आप चावल किसी को देंगे तो वो आपको कपड़े देगा, गेहूं देंगे तो आपके बच्चे की पढ़ाई कर देगा, यह भी एक सिस्टम है। लेकिन हमारा आंदोलन अभी इसके लिए ना तैयार है और आंदोलन उसी दिशा में जाता है जहां पर लगता है कि शायद यह आंदोलन तभी सफल होगा जब इसको सत्ता मिल जाएगी, वह सत्ता जो कि राजनीतिक तौर पर धर्म का प्रयोग इस रूप में कर चली है जिसके आगे कोई आइडिया, कोई मायने नहीं रखता है। भारत के भीतर का यह सिविलाइजेशन चेंज शायद भारत में महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म कर चुका है और शायद आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के जनादेश का जो सच सामने आएगा वो शायद आपकी तमाम परिस्थितियों को डिगा दे, क्योंकि इसके बाद उसको कैसे ठीक किया जाए यह शायद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।